हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अशोका एग्जाम गुरु में। और आज से हम लोग जीएस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जीएस की सीरीज है। इसमें कांस्टेबल के एग्जाम से लेकर के स्टेट पीसीएस के एग्जाम तक की जीएस को पूरी तौर पर कवर किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो भी अपने आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम है, चाहे वो टेट हो, सी टेट हो, रेलवे हो, लेखपाल हो, जो भी एग्जाम होंगे, मतलब मैंने पहले ही बोल दिया, इसमें जो जीएस हम लोग कंप्लीट करेंगे वो सारी की सारी जीएस है कांस्टेबल के एग्जाम से लेकर के स्टेट पीसीएस के एग्जाम तक पर्याप्त होगी। इसमें कोई भी दोहराए वाली बात नहीं है। अच्छा, अब इस जो जीएस में हम लोग शामिल कर रहे हैं, तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने जीएस में शामिल किया है इतिहास को। और इस इतिहास को हम तीन चरणों में पढ़ेंगे: प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास। उसके बाद हम लोग भूगोल कवर करेंगे साथ ही साथ। इसके अलावा हम लोग इसमें भारत का संविधान पढ़ेंगे और अर्थशास्त्र भी पढ़ेंगे। इसके अलावा जो सामान्य तौर पे जब हम लोग जीएस पढ़ते हैं तो जिसमें छोड़ देते हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। याद रखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम है उत्तर प्रदेश का दे रहे हैं, अगर आप उसमें उत्तर प्रदेश की जीएस नहीं पढ़ रहे हैं, तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्योंकि जो भी हमारा स्टेट लेवल का एग्जाम हो रहा है, जिस जिस भी स्टेट में, और उस स्टेट के बारे में ना पूछा जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता होगा। तो याद रखेंगे, इसमें हम इतिहास, भूगोल, भारत का संविधान और अर्थशास्त्र के अलावा उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान को भी इसमें इंक्लूडेड करेंगे। इसके अलावा जीएस के सिलेबस में सामान्य विज्ञान रहेगी, करंट अफेयर्स भी होगी। एक विविध नाम का हम लोगों ने टॉपिक जोड़ा है, जिसमें आप देखेंगे किसको कौन सा अवार्ड मिला है, मैथ्स के बारे में जो भी इसमें अवार्ड होते हैं उन सभी के बारे में हम देखेंगे। इसमें ही आप नृत्य देखेंगे, संस्कृति देखेंगे, काफी कुछ इसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक अलग से, अगर मैं बोलूं, प्राचीन इतिहास, तो उसी का एक अलग से हिस्सा हम इसमें जोड़ रहे हैं, जो कि सामान्य तौर पे आपको इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता है, जिसको हम लोग आर्ट एंड कल्चर भी बोलते हैं, कला एवं संस्कृति। तो याद रखेंगे, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, इतनी बड़ी लिस्ट हम लोगों ने बनाई है, वो आपके जो है जीएस के लिए पर्याप्त है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप अगर एक छोटे से लेकर के एक बहुत बड़े एग्जाम तक, बहुत हाई लेवल के एग्जाम तक की तैयारी कर रहे हैं, तो यकीन मानिएगा जीएस का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इन सारे के सारे एग्जाम जो पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ लिस्ट बनाई है उनसे। हाँ, तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट हम इसमें शामिल करने वाले हैं। तो देखिए, अब इसमें इतिहास, भूगोल, भारत का संविधान, अर्थशास्त्र, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स, विविध और कला एवं संस्कृति, इस सारे के सारे सब्जेक्ट होंगे। तो आइए मैं आपको बता दूं इन सारे के सारे सब्जेक्टों को कवर कौन कौन करेगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इतिहास दिया है, तो ये जो इतिहास है इसको मैं कवर करूंगा। ये जो उसके बाद भूगोल है, इसको हमारे डॉक्टर हरिओम मौर्य सर जी कवर करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। इसके अलावा जो भारत का संविधान है वो भी आपको मैं ही पढ़ाऊंगा। अर्थशास्त्र है, ये भी आपको मैं ही कवर कराऊंगा। तो अगर मैं बात करूं इसमें, इतिहास, भारत का संविधान और अर्थशास्त्र, ये तीन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जबकि जो भूगोल है वो आपको डॉक्टर हरिओम मौर्य सर पढ़ाएंगे। इसके अलावा इधर आया उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। तो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान है, इसको भी मैं ही आपको कवर कराऊंगा। सामान्य विज्ञान है, इसको आपको हमारे इंजीनियर ललित मौर्य सर हैं वो कवर कराएंगे। आप काफ़ी टाइम से उनसे पढ़ रहे हैं, और मुझे नहीं लगता साइंस के मामले में उससे बेहतर कोई कंटेंट आपको आपके एग्जाम के लिए दे पाया, जो कि एक बहुत ही सामान्य तौर पे बहुत साधारण लैंग्वेज में वो आपको समझा देते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर, विविध, कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति को मैं आपको इंक्लूड कराता चलूंगा, इसको प्राचीन इतिहास के साथ। विविध है, वो मैं आपको करंट अफेयर के साथ पढ़ाता चलूंगा। मतलब इसको बहुत अच्छे से आप सब लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम जो इसमें बात करेंगे वो इतिहास की करेंगे, और मैं आपको बताता चलूं कि इतिहास को ही हम सबसे पहले क्यों पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जो भी एग्जाम आ रहे हैं उसमें इतिहास के क्वेश्चन हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इसीलिए
मैंने ये तय किया कि सबसे पहले इसमें मैं जो शुरू कराऊंगा वो आपको इतिहास कराऊंगा। अब इतिहास की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, इतिहास में सबसे पहले प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इतिहास को तीन भागों में हमने बांटा है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत है वो प्रारंभ से लेकर के, मतलब जब से शुरुआत हुई है इसकी, तब से लेकर के दिल्ली सल्तनत तक का इसमें कवर किया जाएगा। अब आपको मैं बता दूं प्राचीन भारत में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्राचीन भारत को जानने के स्रोत, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, धार्मिक आंदोलन, महाजनपदों का उदय, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। उसके बाद इसमें मौर्य साम्राज्य के बाद हम लोग इसमें कवर करते हुए आपको ले चलेंगे मौर्योत्तर काल पे। और मौर्योत्तर काल के बाद विदेशी आक्रमण पे पढ़ेंगे। विदेशी आक्रमण में हम इसमें विशेष तौर पे वैसे तो काफी चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो हमारा फोकस रहेगा वो कुषाण वंश पे रहेगा, क्योंकि कुषाण वंश से काफी एग्जाम्स में क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, तो कुषाण वंश पे हम इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। इसके बाद हम इसमें संगम युग पढ़ेंगे। संगम के पश्चात हम इसमें गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य के बाद में हम गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे, और गुप्तोत्तर काल पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वर्धन साम्राज्य को लेकर के बन रहे हैं, इसलिए हम गुप्तोत्तर काल में सिर्फ और सिर्फ वर्धन साम्राज्य पे ही फोकस करेंगे। इसके पश्चात हम लोग भारत में विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे, जिसमें विशेष तौर पे गजनवी और गौरी के आक्रमण को इंक्लूड किया गया है। इसके बाद जो कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं प्राचीन भारत में, वो दक्षिण भारत और उत्तरी भारत के इतिहास से बच जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उत्तर के किस शासक को श्री कृष्ण के नाम से जाना गया है, या कश्मीर का ऐसा कौन सा शासक है जिसको अकबर की उपाधि दी गई है। ऐसे कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं जो कि दक्षिणी या उत्तरी भारत के इतिहास से शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा जब हम इसको पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमारे सामने आएगा मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में किस किस चीज को शामिल किया गया, तो आप यहाँ पे देखेंगे मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत को शामिल किया गया है। दिल्ली सल्तनत में विशेष तौर पर सिर्फ 5 वंश आते हैं, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश आता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे। यहाँ पे सामान्य तौर पे गुलाम वंश, खिलजी वंश सारे के सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे आने वाले हैं, और यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते भी हैं। तो दिल्ली सल्तनत को हम थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे जो मैंने डिस्क्राइब नहीं किया है, तो आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ, दिल्ली की जो संस्कृति है हम उसको भी इसमें कवर करेंगे। दिल्ली सल्तनत पढ़ने के जब भी हमारा लोधी वंश होगा, तो उसके बाद हम जस्ट दिल्ली की संस्कृति पढ़ेंगे, या मध्यकालीन भारत की संस्कृति भी हम जिसको बोलते हैं। इसके अलावा हम इसमें बंगाल का इतिहास पढ़ेंगे, कश्मीर का इतिहास पढ़ेंगे, मालवा के बारे में पढ़ेंगे, मेवाड़ के बारे में, मारवाड़, गुजरात, यहाँ से लेकर के गोलकुंडा तक को हमको बहुत अच्छे से अध्ययन करना है। इसके जस्ट बाद हम लोग इसमें कवर करेंगे विजयनगर साम्राज्य को। अब मुगल साम्राज्य में हम लोग आते हैं। तो ये भी जो मुगल साम्राज्य है वो भी हमारा जो हिस्सा है वो विशेष तौर पे मध्यकालीन भारत का है। और मध्यकालीन भारत में जब हम मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे तो याद रखेंगे मुगल साम्राज्य को दो भागों में बांटा गया है। मुगल साम्राज्य को जो दो भागों में बांटा गया है, इसमें पहला भाग जब हम पढ़ेंगे वो 1526 से लेकर के 1707 तक पढ़ेंगे, और इसमें बाबर से लेकर के हम औरंगजेब तक को कवर करेंगे। इसके अलावा जब हम मुगल साम्राज्य का दूसरा भाग पढ़ेंगे, जिसमें बहादुर शाह प्रथम से लेकर के बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय तक पढ़ेंगे, जो कि 1707 से लेकर के 1757 है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूं, यहाँ पे जो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक का काल है उसको हम लोग प्राचीन भारत में, सॉरी, मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे। और जबकि बहादुर शाह प्रथम से लेकर के बहादुर शाह जफर द्वितीय का जो काल है उसको हम आधुनिक भारत के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें मराठा साम्राज्य को पढ़ेंगे और सिख साम्राज्य को पढ़ेंगे। यहाँ पर जाकर के हमारा जो मध्यकालीन भारत है वो पूरा हो जाएगा।
अच्छा, मध्यकालीन भारत के बाद हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक हैं, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। इन टॉपिक में सबसे पहले हमारा टॉपिक है यूरोपियों का भारत में आगमन। यूरोपियों का भारत में आगमन है, इसमें हम पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी को कवर करेंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी व बंगाल के नवाबों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेंगे, जिसमें भूमि बंदोबस्त, या जमींदारी प्रथा जिसको बोलते हैं, रैयतवाड़ी प्रथा, या फिर इनके अलावा माहलवाड़ी प्रथा को हम इसमें पढ़ेंगे। जहां तक कि क्वेश्चन लगातार एग्जाम में बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा आधुनिक भारत का अगला टॉपिक होगा, वो आधुनिक भारत का अगला टॉपिक है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे 1757 से 1857 तक के विद्रोह। फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह। भारत में शिक्षा का विकास पढ़ेंगे, जिसमें कि चार्ल्स वुड का डिस्पैच क्या था वो पढ़ेंगे। हंटर कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। रैले कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। 1913 का शिक्षण प्रस्ताव पढ़ेंगे। ये सारे के सारे जो समितियां हैं या फिर आयोग हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि भारत में शिक्षा से संबंधित रही है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास, जिसमें हम प्रेस पर प्रतिबंध और वर्नाक्यूलर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद 19वीं शताब्दी में सामाजिक तथा सांस्कृतिक जागरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जहाँ जहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन हुए थे, जागरण हुए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। और इनसे संबंधित कुछ टॉपिक हैं, जिसमें कि हमारा रहेगा ब्रह्म समाज, जो कि राजा राम मोहन राय से संबंधित है। उसके बाद प्रार्थना समाज रहेगा, जो कि आत्माराम पांडुरंग तथा गोविंद रानाडे से संबंधित है। उसके बाद वैदिक समाज रहेगा, जो कि श्री धरलू से संबंधित है। और उसके बाद आर्य समाज रहेगा दयानंद सरस्वती से। और उसके बाद रामकृष्ण परमहंस रहेगा, स्वामी विवेकानंद से संबंधित। उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी है, जो कि एनिबेशन से संबंधित है। इन सब के बाद जो हमारा टॉपिक आएगा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जितने भी एग्जाम आ रहे हैं उनमें काफ़ी उनके हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ये रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी की स्थापना हुई थी 1885 में। इसके बाद जो हमारे टॉपिक आएंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे बनी हुई है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे 1905 का बंगाल विभाजन पढ़ेंगे। 1906 का मुस्लिम लीग पढ़ेंगे। 1907 का सूरत कांग्रेस विभाजन पढ़ेंगे। 1909 का पार्लियामेंट्री सुधार पढ़ेंगे। 1911 का तीसरा दिल्ली दरबार पढ़ेंगे। 1912 का हार्डिंग बम कांड पढ़ेंगे। 1914 का कामागाटा मारू कांड तथा होम रूल लीग पढ़ेंगे। 1916 का लखनऊ समझौता पढ़ेंगे। 1917 का मांटेग्यू घोषणा पढ़ेंगे। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट पढ़ेंगे। 1920 का खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे। और इसके बाद 1923 का स्वराज पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। 1924 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको हम लोग HRKA कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। 1925 का काकोरी कांड पढ़ेंगे। और इसके बाद 1926 की भारत नौजवान सभा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में 1927-28 साइमन कमीशन का भारत आगमन की हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे। हाँ, इसके बाद जो हमारे टॉपिक है 1928 का है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको HSRA कहा जाता है। इसके दौरान ही जो नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928, उसके बारे में पढ़ेंगे। और 1928 का ही बारदोली सत्याग्रह भी यहाँ पर हमको पढ़ना है। 1929 का कांग्रेस लाहौर अधिवेशन, ये पढ़ेंगे। उसके बाद 1930 का इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, जो सूर्य सेन से संबंधित है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 1930-31 का प्रथम गोलमेज सम्मेलन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और 1931 में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं गांधी अर्बन समझौता हुआ था, कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी हुई थी, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ये सारे के सारे टॉपिक 1931 के हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद 1932 का सांप्रदायिक पंचायत व पूना समझौता तथा तीसरा गोलमेज सम्मेलन पे हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। और 1933 की गांधी जी की हरिजन यात्रा, इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। उसके बाद 1934 का कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना तथा गांधी जी पर बमकांड
की घटना के बारे में पढ़ेंगे। 1937 का प्रांतों में मंत्रिमंडल का गठन, इसके बारे में पढ़ेंगे। 1939 का कांग्रेस का त्रिपुरी संकट पढ़ेंगे। और इसके बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव तथा पाकिस्तान 1940 का अगस्त प्रस्ताव तथा पाकिस्तान की मांग जो हुई थी उसकी बात हम लोग करेंगे। और 1941 का आज़ाद हिंद फौज का गठन हम लोग पढ़ेंगे। 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव पढ़ेंगे। 1943 का विभाजन करो और छोड़ो का नारा जब आया था, इसके बारे में पढ़ेंगे। और 1944 में जब राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग गांधी जी के लिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, किस तरीके से किया गया था उसको भी हम लोग अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आएगा 1945 का शिमला सम्मेलन। और 1946 का कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ते हुए देखेंगे। और उसके बाद में जो अभी बीच बीच में जो कि आंदोलन हुए थे गांधी जी के द्वारा, जिन आंदोलनों को किया गया था, उन आंदोलनों को हम लोग अलग से पढ़ेंगे। मतलब गांधी जी के आंदोलन जितने भी किए गए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के नज़रिए से, उनको हम लोग एक अलग ही उसमें पढ़ेंगे। तो गांधी जी के आंदोलन में हम जो पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारा होगा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। 1918 का खेड़ा सत्याग्रह के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और इसके बाद अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में ही हुआ था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद खिलाफत आंदोलन, जो कि 1919 में सहयोग खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने दिया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद असहयोग आंदोलन 1920-22 का पढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 के दौरान हुआ था, उसको पढ़ेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 में हुआ था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि गांधी जी का अंतिम आंदोलन था 1942 का, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ पे कुछ मैं आपको पिक्स दिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे जो पिक्स है ये कहाँ से ऐड करूँ। हाँ, यहाँ पे इतिहास वही लिखते हैं जिनके अंदर जुनून होता है, बाकी लोग सिर्फ कोशिश किया करते हैं। बहड़ी में स्थापित अशोका अकेडमी यूपी कैट 2018 में रिकॉर्ड सिलेक्शन के मामले में बरेली का सबसे आगे रहने वाला जो संस्थान बनाया अशोका अकेडमी, बरेली में सर्वाधिक रिजल्ट दिया है। इसको देख लीजिएगा एक बार। और ये देखिए सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं अशोका अकेडमी के जो अब तक सेलेक्ट हो चुके हैं, और भी लिस्ट है, आगे मैं लगा नहीं पाया हूँ। तो हमारा फेसबुक पेज भी चल रहा है इस समय। और अगर आपको जो भी मैंने सिलेबस बताया और जो हम लोग पढ़ेंगे उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे अशोका एकेडमी के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जाकर के जितना भी सिलेबस आपको कराया जाएगा उसको पूरी तरीके से आप वहाँ से पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा हाँ, यहाँ पे मैं आपको कुछ बता दूँ। हम लोग जो भी यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे मान लिया हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ा प्राचीन भारत का, मान लिया प्राचीन भारत से हम लोग शुरू करें, आगे की बात है कहाँ कहाँ से शुरू करते हैं। जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे वो सारे के सारे टॉपिक को क्लियर करके उसके जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, ताकि जो भी हमने थ्योरी पढ़ी है, जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है, वो कितना हम लोग को समझ आ रहा है या फिर उसके कितने ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग लगा पा रहे हैं, ये क्लियर होता चलेगा। आप देखेंगे आपको इतनी गहराई से पढ़ाया जाएगा कि जितने भी आपके टॉपिक हैं वो सारे के सारे टॉपिक एक साथ क्लियर होते चलेंगे। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इतिहास का जो सिलेबस शुरू करेंगे हम लोग, वो कहाँ से शुरू करेंगे। देखिए, इतिहास का जो हमारा सिलेबस शुरू किया जाएगा, वैसे तो इतिहास कुछ लोग कहेंगे कि शुरुआत शुरू की जाए, लेकिन यहाँ पे जो भी एग्जाम आ रहे हैं, कई अपकमिंग एग्जाम है आपके, तो जैसा कि मैंने देखा है और एनालिसिस किया है, जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें मॉडर्न हिस्ट्री है वो काफ़ी आती है। अब यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का भी कौन सा पार्ट जाता आता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो सबसे ज़्यादा पार्ट आता है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आगे की जितनी भी घटनाएं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1947 तक का
जो इतिहास है वो काफ़ी पूछा जाता है आधुनिक भारत से। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा कि जो हम इतिहास की शुरुआत करें वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ करें। तो हमारा जो पहला टॉपिक इसमें रहेगा वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रहेगा। कल हमारा पहला टॉपिक शुरू होगा। तो आप सब लोगों से बस मैं यही कहूँगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आप अच्छी तरीके से पढ़ के आइए। और आप कई जगह पढ़िए, अच्छे से पढ़ें, किताबों से पढ़ें। और आपकी कोशिश रहेगी सिखाने की कि हर एक टॉपिक में आपको नया कुछ ना कुछ जरूर सिखाया जाए। तो चलिए इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।